गुड इवनिंग बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, क्लास 10 एसएसटी पावर शेयरिंग का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको जो है दो टॉपिक पे मिलेगा, मतलब इस चैप्टर के दो वीडियोस आएंगे। एसएसटी के लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए लगभग दो वीडियोस आपको मिलेंगे, प्लस उस चैप्टर पर एमसीक्यू, प्लस उस चैप्टर का कुछ डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपको इस वीडियो में और इसके आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो कल जो है आपको समझाया गया था वाटर रिसोर्सेज चैप्टर, जिसमें दो वीडियोस आए थे प्लस उसका एमसीक्यू। ठीक है, तो जितने लोग वाटर चैप्टर नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएसटी का नया चैप्टर, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। हम लोग का टारगेट क्या है कि 15 फरवरी के पहले आपको मैथ्स, एसएसटी और साइंस पूरा रिविजन करवा देना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? पावर शेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक सबसे पहला क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम लोग, एथनिक। ठीक है, तो एथनिक लिखा हुआ है। तो एथनिक का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, एथनिक का मतलब क्या होगा? एथनिक में क्या लिखा हुआ है? एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट। पीपल बिलोंगिंग टू एन एथनिक ग्रुप नीड नॉट हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले या शेयर्ड कल्चर। ठीक है, शेयर्ड कल्चर का मतलब क्या होता है? जो अपने कल्चर को शेयर कर लिए हैं, साथ में रह रहे हैं। अब चाहे उन सबका रिलीजन, नेशनैलिटी सेम हो या तो ना हो, उससे उसके कोई मतलब नहीं है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एथनिक। मतलब डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग जब साथ में रहते हैं, उसी को हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एथनिक कॉम्पोजिशन दो अलग अलग कंट्रीज का, श्रीलंका का और बेल्जियम का। सेकंड टॉपिक क्या लिखा है बोर्ड पे कि मेजोरिटेरियनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो लिखा है कि बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि किसी एरिया में टोटल पॉपुलेशन, मतलब 100% पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन ऐसे पर्सन्स हैं जो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं। कौन से रिलीजन को? बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी 10% ऐसे लोग हैं जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? 90% लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? बुद्धिज्म। और 10% लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? जैनिज्म। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जो मेजोरिटेरियनिज्म है, इसमें क्या लिखा था कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, ज्यादा जो कम्युनिटी है, वो क्या चाहता है कि हम जो है दूसरे कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन वाले पर्सन को आगे बढ़ने ना दें, उसका सारा राइट्स उससे ले लें, उस पर हम लोग अपना प्रेशर बना के रखें, उस पर दबाव बना के रखें, ताकि वो 10% है तो अपना कोई भी प्रॉब्लम हम लोग के साथ शेयर ना करे, उसका कोई भी बात ना माना जाए, उसको हम लोग सोसाइटी में इक्वालिटी ना दें। इसको हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म बोलेंगे। तो 90% अगर बुद्धिज्म है तो ये 90% लोगों का पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो ये 90% क्या करेंगे? इन 10% को भी अपने अंडर में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, इनको बहुत ज्यादा ग्रो करने नहीं देंगे। ठीक है, इनको अपने एरियाज में डेवलपमेंट नहीं करवाने देंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व नहीं करने देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजोरिटेरियनिज्म। जिसमें हम लोग जिनका क्वांटिटी कम है उसके जो भी कल्चर है, एजुकेशनल राइट्स है, जो भी राइट्स उन सबको मिलते हैं, उसका डिसरिगार्ड करेंगे, बार बार उनको जो है उस राइट्स को यूज करने नहीं देंगे। जिसको मेजोरिटेरियनिज्म बोलेंगे। अब मेजोरिटेरियनिज्म क्यों पढ़ना था? तो चैप्टर में जो हम लोग श्रीलंका और कहां के बारे में पढ़ेंगे? बेल्जियम के बारे में। तो वहां पर ही मेजोरिटेरियनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे? तो सबसे दो सोशल ग्रुप यहां पर लिखा हुआ है श्रीलंका का। कौन सा कंट्री पहले पढ़ना है? श्रीलंका। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका का कैपिटल क्या है। ठीक है, क्या बताना है? श्रीलंका का कैपिटल। तो आपको हम बता दें कि श्रीलंका का 2 कैपिटल है। ठीक है, कितना कैपिटल है? 2। एक कैपिटल का तो नाम हो गया कोलंबो और दूसरा कैपिटल जो है हो गया श्री जयवर्धनापुरा कोटे। आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है कि जल्दी से बताएंगे। श्रीलंका का कैपिटल, ये सेकंड कैपिटल है, उसका नाम क्या है? नाम क्या बता रहे हैं? श्री जयवर्धनापुरा कोटे। आपको जल्दी इसको स्पेल आउट कीजिए और इसका स्पेलिंग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब श्रीलंका में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 सोशल ग्रुप्स थे। पहला क्या लिखा हुआ है? श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरे कौन थे? इंडियन तमिल्स। मतलब तमिल बोलने वाले जो श्रीलंका के लोग हैं प्लस तमिल बोलने वाले जो इंडिया के लोग हैं।
सिन्हाला स्पीकिंग 74%। अब वहां के रहने वाले लोग जो सिन्हाला बोलते थे उनका पॉपुलेशन कितना था? 74%। ठीक है। बुद्धिज्म तमिल स्पीकिंग क्या लिखा हुआ है? 18%। प्लस हिंदू और मुस्लिम्स श्रीलंकन तमिल 13%, इंडियन तमिल 5%। सबका परसेंटेज यहां पर लिख दिया हुआ है कि सिन्हाला बोलने वाले कितने परसेंट थे? 74। बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तमिल स्पीकिंग मतलब तमिल बोलने वाले कितने परसेंट थे? 18% लोग वहां के तमिल बोलते थे, जो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। श्रीलंकन तमिल्स जो 13% थे, और इंडियन तमिल्स जो कितने परसेंट थे? 5। तो ये वहां का एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब वहां के जो लोग रह रहे हैं वो कौन कौन से अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, प्लस कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे। तो सबसे ज्यादा यहां पर कौन है? सिन्हाला बोलने वाले। कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले? बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले। ठीक है। अब इसी से पता चल रहा है कि 74% पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो ये मेजोरिटेरियनिज्म है। 74% लोग वहां पर क्या करेंगे? अपने लिए अच्छे अच्छे राइट्स बना लेंगे, सारा फैसिलिटीज ले लेंगे, रिसोर्सेज का यूज करेंगे, लेकिन जो बाकी ये बच गए इनका वो क्या करेंगे? डिसरिगार्ड करेंगे। क्या करेंगे? डिसरिगार्ड। कौन करेगा? सिन्हाला बोलने वाले। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका परसेंटेज वहां पर बहुत ज्यादा है। वहां पर 74% लोग सिन्हाला बोलने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब पहले ही आपको बताया, अभी हम पीछे क्या कि 74% लोग जब वहां पर सिन्हाला बोल रहे हैं तो उस कंडीशन में वहां का सिन्हाला बोलने वाले पर्सन का सुप्रीमेसी तो बहुत ज्यादा ना होगा। सुप्रीमेसी मतलब क्या हो गया? ये जो है सारे जितने भी राइट्स होंगे, जितने भी वहां के रिसोर्सेस होंगे, वो सब अपने फेवर में रखेंगे। बाकी जो हिंदू मुस्लिम पर्सन है, जो श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, ये सब है, इनको वो सारा अथॉरिटी नहीं मिलेगा। तो लिखा हुआ है इसमें कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। ये कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1948 में। और इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर इलेक्ट हुआ वो बहुत सारे अलग अलग चेंजेस लाया ताकि क्या कर सके? सिन्हाला का सुप्रीमेसी मेंटेन रख सके। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 1956 एन एक्ट वाज पास टू मेक सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में ये लोग क्या किए? सिन्हाला को वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए। क्या बना दिए? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। जैसे किसी भी कंट्री का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है। क्या नहीं होता है? नेशनल लैंग्वेज किसी कंट्री का नहीं होता। ये याद रखेंगे हम लोग कि किसी भी कंट्री का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होता है। इंडिया का अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में भी कोई नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं। ठीक है। इंडिया में भी कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे इसको? ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा, ना कि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज बोला जाएगा। ये गलत है। ठीक है। तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ था? ये वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जितना भी ऑफिशियल वर्क होगा, ठीक है, वो कौन से लैंग्वेज में किया जाएगा? सिन्हाला लैंग्वेज में। फिर लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब गवर्नमेंट क्या किया? ऐसा प्रेफरेंशियल पॉलिसी निकाला। मतलब किसको बढ़ावा दे रहा है? प्रेफरेंस का मतलब किसको बढ़ावा दिया जाएगा? सिन्हाला बोलने वालों को। क्या बोलने वालों को? सिन्हाला बोलने वालों को। चाहे वो उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, या किसी पर्टिकुलर प्राइवेट जॉब में भी वर्क करना है, तो उनको सिन्हाला को प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो इंडियन तमिल से, श्रीलंकन तमिल से, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, उनको कोई भी वहां पर सुप्रीमेसी नहीं मिलेगा, कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर स्टेट प्रोटेक्शन एंड फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया? स्टेट मतलब पूरे श्रीलंका में बोल दिया गया कि सब लोग जो है सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों पे ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करने का उन सबको अथॉरिटी है। ठीक है। पूरे मतलब कि पूरे कंट्री में सर्वाइवल जो हो रहा है सिन्हाला का, वो हर फील्ड में आगे रहने का वहां पर उन सबको राइट्स दे दिया गया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तमिल बोलने वाले पर्संस को होगा। कौन सा लैंग्वेज बोलने वाले को? तमिल। अब वो तमिल चाहे इंडियन तमिल हो या तो फिर श्रीलंकन तमिल हो, उन दोनों को प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम किसको नहीं होगा? जो सिन्हाला बोलने वाले पर्सन है और जो कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे थे? बुद्धिज्म। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है
कि the Sri Tamils felt that name of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture and the government policies denied them equal political rights. मतलब श्रीलंकन तमिल्स जो है वो फील किए, क्या फील किए, ज्यादातर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने बड़े बड़े पार्टीज हैं, वो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लैंग्वेज कौन सा बोल रहे हैं? सिन्हाला बोल रहे हैं। तो वो क्या करते थे? वो सारे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले और बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करने वाले पर्संस बड़े बड़े पार्टीज बनाते थे। ठीक है, जितना भी बड़ा पार्टीज था वो सारा पार्टीज इस रिलीजन को फॉलो करने वाला और इस लैंग्वेज को बोलने वाला था। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो गवर्नमेंट भी क्या किया कि जितने भी बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करने वाले और सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं उन सबको ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स दिया, और जो तमिल बोलने वाले थे उन सबके पॉलिटिकल राइट्स को क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। बोला कि नहीं, तुमको हम इक्वल राइट्स नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा परसेंटेज बहुत कम है। तुम्हारा कंट्री में क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म तो है ही नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म किसका है? सिन्हाला का। फिर लिखा है द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी and equality of opportunity in every field. Therefore, the measures adopted by the government to establish Sinhala supremacy led to civil war. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? शुरू हो गया वॉर। कौन सा वॉर? सिविल वॉर। ठीक है, सिविल मतलब क्या हो गया? जैसे सिविलियन होता है, सिटीजन्स, अपने ही कंट्री के लोग जब आपस में ही क्या करने लगेंगे? जब अपने ही कंट्री के लोग आपस में ही मारपीट करने लगेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, तो उसको हम लोग सिटीजन वॉर या तो सिविल वॉर बोलेंगे। तो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया कहां पर? श्रीलंका में। अब ये सिविल वॉर कौन किसके खिलाफ स्टार्ट किया? तो तमिल बोलने वाले पर्सन स्टार्ट किए सिविल वॉर अगेंस्ट किनके खिलाफ? सिन्हाला बोलने वाले पर्सन के खिलाफ यहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि तमिल बोलने वाले पर्सन को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा था। इक्वल राइट्स नहीं मिलने का मतलब क्या है? कि सिन्हाला बोलने वाले को सारा प्रायोरिटी मिल रहा है, सारा सुप्रीमेसी मिल रहा है, सारे रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन जो तमिल बोलने वाले पर्सन उनको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जो तमिल बोलने वाले पर्सन थे, मतलब जो तमिल बोलने वाले पर्सन है, वो उन सारे लोगों को एलियन जैसा फील होने लगा। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो तमिल्स है वो एलिनेशन मतलब एलियन जैसा अपने आप को फील क्यों करते थे? एलियन मतलब क्या? अलग ग्रह का प्राणी। तो ऐसा तो है नहीं। तो ये अपने ही कंट्री में, जैसे श्रीलंका में ही गवर्नमेंट क्या किया कि सारे सिन्हाला बोलने वाले पर्संस को सारा प्रायोरिटी दिया। ठीक है, सोसाइटी में इन सबको रिस्पेक्ट दिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा रहा है, गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, प्राइवेट जॉब दे रहा है, जो भी कर रहा है सब सिन्हाला के लिए। अब किसके लिए कुछ नहीं कर रहा? तमिल बोलने वाले पर्सन के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर तमिल बोलने वाले पर्सन को क्या समझ में आया कि यहाँ का सारा राइट्स तो सिन्हाला बोलने वालों के लिए है, तमिल बोलने वालों के लिए तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए वो लोग अपने आप को क्या समझने लगे? एलियन। और इसीलिए वहां पर स्टार्ट क्या हुआ? सिविल वॉर। आपस में ही लोग मारपीट करने लगे कि नहीं, अगर हमको इक्वल राइट्स नहीं मिलेगा तो हम बाकी सिन्हाला पर्सन को भी सरवाइव करने नहीं देंगे। तो इन सबका डिमांड हो गया श्रीलंका में, जो तमिल पर्सन थे उन सबका डिमांड क्या हो गया कि मेरे लिए कंट्री बना दो, मेरा कंट्री अलग कर दो। मतलब हम श्रीलंका में तो रहेंगे लेकिन वो एरिया सिर्फ तमिल पर्सन्स के लिए होगा, वहां का अलग रूल रहेगा, वहां का अलग गवर्नमेंट रहेगा, ताकि सिन्हाला बोलने वाले लोग हम लोगों के ऊपर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, मतलब शोषण ना कर सके। तो शोषण कौन किसका कर रहा था? सिन्हाला कर रहे थे। किसके ऊपर कर रहे थे? तमिल्स के ऊपर कर रहे थे। तो इन सब से बचने के लिए वो लोग सिविल वॉर स्टार्ट किए और डिमांड क्या था कि मेरे लिए कंट्री ही अलग कर दो। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वहां पर सिविल वॉर कंटिन्यू रहा। अब सिविल वॉर कंटिन्यू रहा तो उसके वजह से सिन्हाला और तमिल बोलने वालों के बीच में क्लैश हो गया। ठीक है, मारपीट, दंगा फसाद ये सब होते ही रहता है। तो ये सिन्हाला और तमिल बोलने वालों में हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ये सिविल वॉर चल रहा है या चल रहा था? इसका मेन रीजन क्या है? पावर शेयरिंग ना करना। ठीक है, क्या नहीं करना? पावर शेयरिंग ना करना ही सबसे बड़ा रीजन है सिविल वॉर का। क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्या करता है, सिन्हाला के लिए जो रूल्स बना रहा है,
तमिल्स के लिए भी अगर इक्वल रूल्स लगता तो उस कंडीशन में सिन्हाला और तमिल बोलने वाले पर्सन्स के बीच में कोई क्लैश तो होता नहीं, कंट्री भी इजीली सरवाइव करता, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर अपने ही कंट्री के लोग आपस में क्या कर रहे हैं, सिविल वॉर कर रहे हैं। अब जब अपने ही कंट्री के लोग आपस में सिविल वॉर करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस गिरते जाएगा। क्यों गिरते जाएगा? क्योंकि कंट्री जो है सिर्फ अगर वॉर ही करता रहेगा तो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सही कैसे करेगा, वो उसका इकोनॉमिक कंडीशन तो गिरता जाएगा ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन जब गिरता जाएगा तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम पूरे कंट्री को होगा, ना कि सिर्फ सिन्हाला को प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ना कि सिर्फ तमिल को, प्रॉब्लम दोनों को होगा। तो गवर्नमेंट ये गलती किया कि वहां पर पावर को शेयर नहीं किया। जब पावर को शेयर नहीं किया तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब अगर ये पावर को शेयर कर देता तो उस कंडीशन में सिन्हाला और तमिल पर्सन्स को क्या मिलते, इक्वल राइट्स। जब सिन्हाला और तमिल पर्सन को इक्वल राइट्स मिल जाते तो इस कंडीशन में जो सिविल वॉर है, सिविल वॉर क्या होता, क्लोज हो जाता, बंद हो जाता। जब सिविल वॉर बंद हो जाता तो उस कंडीशन में सबको इक्वल राइट्स मिलता, सबसे इक्वल राइट्स मिलता तो सिन्हाला और तमिल आपस में साथ में रहते, सर्वाइवल भी इजी होता। कोई किसी का सुप्रीमेसी नहीं शो करता कि भाई तुम्हारा परसेंटेज 74% है, तुम्हारा पॉपुलेशन ज्यादा है तो तुम्हारे लिए अच्छे रूल्स बने हुए हैं, तमिल का पॉपुलेशन कम है तो उनके लिए अच्छे रूल नहीं बने हुए हैं। तो अगर ऐसा डिवीजन हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा डिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से सिविल वॉर चलते रहा, प्रॉब्लम भी चलते रहा और इकोनॉमिक कंडीशन गिरते जा रहा। तो जब तक गवर्नमेंट पावर शेयर नहीं करेगा तब तक ये प्रॉब्लम होगा। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोग पढ़े क्या कि पावर शेयरिंग क्या है, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है, एथनिक कंपोजिशन क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, और श्रीलंका में अगर पावर शेयर नहीं किया तो उसका क्या प्रॉब्लम हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेल्जियम, जहां पर हम लोग को यह बताया जाएगा कि बेल्जियम में जो है पावर शेयर किया गया। जब पावर शेयर किया गया तो उस कंडीशन में वहां पर सिविल वॉर जैसा कंडीशन नहीं रहा और कंट्री डेवलप करने लगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी सही हो गया, सबको इक्वल राइट्स मिलने लगे। जब सबको इक्वल राइट्स मिलने लगे तो उस कंडीशन में कोई भी वॉर का कंडीशन आया ही नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? बेल्जियम। किसका एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे? बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन। अभी किसका एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़े थे? श्रीलंका का। अब बेल्जियम के बारे में देखेंगे तो बेल्जियम के पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल। जैसे श्रीलंका का कैपिटल बताए थे आपको, एक था कोलंबो और एक था श्रीवर्धना, जय श्रीवर्धनापुरा कोटे। ठीक है, तो बेल्जियम का कैपिटल एक ही है, इसका कैपिटल दो नहीं है। कौन सा है? ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। तो हम लोग को इस चैप्टर में या इस टॉपिक में बेल्जियम और ब्रुसेल्स के बारे में पढ़ना है। वहां पर श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे थे, वो पूरे कंट्री में एक था। ठीक है, वहां पर जो भी राइट्स बन रहे थे वो पूरे कंट्री के लिए थे। अब यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कंट्री के लिए अलग और कैपिटल के लिए अलग। तो यहां पर कंट्री कैपिटल में अलग अलग रूल्स बनते थे, जिसके वजह से क्या हो गया, वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? पावर को शेयर करके। लेकिन श्रीलंका पावर को शेयर नहीं किया तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? तो हम लोग उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों लिखेंगे कि पावर शेयरिंग अगर हो जाएगा तो उस कंडीशन में कंट्री में सिविल वॉर जैसा कंडीशन नहीं आएगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सिविल वॉर नहीं होगा, क्लैश नहीं होगा, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा, तो हम लोग के लिए अच्छा बात है। लेकिन अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो कंट्री के लोग आपस में ही मारपीट करने लगेंगे। ठीक है, सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, जिससे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन खराब होता जाएगा और होता ही जाएगा। तो बेल्जियम में लिखा हुआ है क्या कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। ज्यादा नहीं है, बेल्जियम यूरोप का एक कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन कितना है वहां का? 1 करोड़। ठीक है, सिर्फ 1 करोड़। अब हम लोग यूपी का ही पॉपुलेशन देखेंगे तो लगभग कितना है? 22 से 25 करोड़ है, और वहां पर सिर्फ 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। लिखा हुआ 59% ऑफ द कंट्री द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। मतलब पूरे 1 करोड़ के 59%, मतलब 59 लाख लोग कहां रहते थे? फ्लेमिश रीजन में। कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? डच। और 40% पीपल जो वेलोनिया रीजन में रहते थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच। ठीक है, क्या बोलते थे? फ्रेंच। रिमेनिंग 1%, क्योंकि 59% लोग क्या बोल रहे हैं? डच। 40% लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच। 1% तो बच गया ना।
तो 1% लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 1% बेल्जियम स्पीक्स कौन सा, जर्मन। मतलब यहां पर 3 अलग अलग लैंग्वेज बोला जा रहा है। वहां पर क्या था कि श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला बोलते थे, तो पॉपुलेशन ज्यादा था, उन सबको प्रायोरिटी दिया जाता था। अब यहाँ पर 59% लोग डच बोल रहे हैं, 40% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 1% लोग जर्मन बोल रहे हैं। ठीक है, वेयर एज इन द बेल्जियन कैपिटल। अब ये बात हुआ कहां का, ये पूरा बेल्जियम का बात है। ठीक है, ये बात कहां का है, ये बात कहां का है, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में एथनिक कॉम्पोजिशन कितना है, 3। डिवाइड कैसे कैसे है, 59%, 40% और 1%। 59% लोग क्या बोल रहे थे, डच। 40% लोग क्या बोल रहे थे, फ्रेंच। 1% लोग क्या बोल रहे थे, जर्मन। ठीक है, जर्मन शेफर्ड नहीं, जर्मन। ठीक है, 59% लोग रह कौन से एरिया में रहते, ये कौन से एरिया में रह रहे थे, जो डच बोल रहे थे, तो ये फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे। ठीक है, ये जो ये रीजन में रह रहे थे, उस रीजन का नाम क्या था, फ्लेमिश रीजन। ये जो फ्रेंच बोलने वाले लोग पर्सन थे, ये कहां रह रहे थे, वेलोनिया रीजन में। ठीक है, वेल्स में। और 1% लोग जो है कौन सा लैंग्वेज बोल रहे थे, जर्मन। जर्मन लैंग्वेज बोल रहे थे, र कॉमन एरिया में रहते, यहां भी और यहां भी। लेकिन ये बात कैपिटल का नहीं है, ये कंट्री का बात हो रहा है, बेल्जियम का। तो बेल्जियम में जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, वो बेल्जियम के साथ साथ ब्रुसेल्स में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्यों, ब्रुसेल्स में क्यों स्टार्ट हुआ, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए कि बेल्जियम का ये कॉम्पोजिशन है कि बेल्जियम में 59%, 40%, 1%। अब अगर यहां पर मेजोरिटेरिज्म फॉलो होगा तो 59% तो ज्यादा है, तो जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाएगा वो 59% के फेवर में होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है। इन लोगों को वो राइट्स कम मिलेंगे और इसको तो मिलना ही नहीं है, 1% ही है। इसका 59% है तो इसको ज्यादा फेवर मिलेगा, ज्यादा राइट्स मिलेंगे, लेकिन इसको कम मिलेगा और इसको सबसे कम मिलेगा। अब यही अगर कंपेयर करें ब्रुसेल्स का, तो क्या लिखा हुआ है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज फ्रेंच स्पीकिंग और 20% इज डच स्पीकिंग। ठीक है, 80 और 20% लोग क्या बोल रहे थे, डच, और 80% लोग क्या बोल रहे थे, फ्रेंच। मतलब 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग डच बोलने वाले हैं। तो यहां पर भी प्रॉब्लम शुरू कब हुआ, प्रॉब्लम कब शुरू होगा, जब ब्रुसेल्स से, जैसे यहां से कोई पर्सन, मतलब कि बेल्जियम से कोई पर्सन गया कहां, ब्रुसेल्स। कहां गया, ब्रुसेल्स। यहां पर 59% लोग के लिए जो राइट्स अच्छे हैं, और यहां पर वही राइट्स किसको मिल रहे हैं, सिर्फ 20%। कितना, 20। तो जो राइट्स इनको यहां पर मिलेंगे, जो फ्रीडम मिलेगा, वो यहां पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 59% लोग बेल्जियम में क्या बोल रहे हैं, डच। लेकिन अगर वहां हम लोग ब्रुसेल्स में जाएंगे तो डच का परसेंटेज कितना हो गया, सिर्फ 20। मतलब 59% लोग जो है यहां पर रहे, तो यहां का सारा प्रॉब्लम उनका कुछ नहीं है, वो सारे इजिली सर्वाइव करेंगे, सारा राइट्स उन सबके लिए अच्छा है, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट उन सबको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे वो कैपिटल में पहुंचेंगे, घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उस कंडीशन में क्या होगा, वो सारा राइट्स उन सबका डिनाई हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उनका पॉपुलेशन बहुत कम है। इससे भी क्या हुआ कि बेल्जियम और ब्रुसेल्स में रहने वाले लोगों में, या जो इधर उधर जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम होने लगा। उनको इस चीज का प्रॉब्लम होने लगा कि जो हम लोग के साथ अच्छे रिसोर्सेस मिल रहे हैं, अच्छे राइट्स हम लोग को बेल्जियम में मिल रहे हैं, वैसा तो ब्रुसेल्स में कुछ है ही नहीं। और जो लोग यहाँ पर ज्यादा कम क्वांटिटी में थे, उनके लिए यहाँ पर अच्छे राइट्स हैं, जो यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में है, वहां पर इनके लिए अच्छे राइट्स नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इन लोगों में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो प्रॉब्लम स्टार्ट कहां हुआ, बेल्जियम और ब्रुसेल्स, अपने ही कंट्री और कैपिटल में। समझ गए? तो ये एथनिक कॉम्पोजिशन था। ये क्या था, एथनिक कॉम्पोजिशन, ये बेल्जियम का और ये ब्रुसेल्स का। प्रॉब्लम क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म। ये एक एरिया में उन सबको अच्छे राइट्स मिल रहे हैं, दूसरे एरिया में उनको अच्छे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि बेल्जियन पावर शेयरिंग मॉडल। तो जब बेल्जियम में गवर्नमेंट को ये देखा कि गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंट्री में अलग लॉ है, कैपिटल में अलग लॉ है, कंट्री में कुछ परसेंटेज लैंग्वेज बोलने वालों का ज्यादा है, लेकिन उनका परसेंटेज कैपिटल में कम है, और जिनका परसेंटेज कैपिटल में कम है उनका बेल्जियम मतलब कंट्री में ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया लगाया।
ठीक है क्या, कि द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स मेड बाय द बेल्जियन लीडर्स वर डिफरेंट एंड मोर इनोवेटिव देन एनी अदर कंट्री। मतलब जो पावर शेयरिंग मॉडल था कहाँ का, बेल्जियम का, वो बहुत कंट्री से अलग था और इनोवेटिव था, नया आइडिया था बिल्कुल। टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल एंड डिफरेंसेस कल्चरल डाइवर्सिटीज, मतलब जब गवर्नमेंट देखा कि यहाँ पर रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज हो रहे हैं तो दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजिंग लाए। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बेल्जियम में अपने पावर शेयरिंग को करने के लिए, कंट्री को मैनेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट लाया, तो कितनी बार अमेंडमेंट लाया, 4 टाइम्स। ठीक है, पहली बार कुछ चेंजिंग लाया तो गवर्नमेंट को पता चला हाँ इसमें से ये पॉइंट्स अच्छे हैं, अगर इसमें से और थोड़ा चेंजिंग कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंट्री और ज्यादा सही हो जाएगा। फिर जब दोबारा हो गया तो तीसरे में एक बार और चेंजिंग लाया, 3 हो गया, और एक बार चेंजिंग लाया, 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 + 1 + 1, मतलब 4 बार चेंजिंग लाया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स में चेंजिंग लाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स। तो वो क्या किया, अमेंडमेंट लाया और कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजिंग किया। कब से कब तक में, 1970 से लेकर 1923 में, मतलब 23 साल। ऐसा नहीं है कि आज जो है अमेंडमेंट किए फिर कल अमेंडमेंट कर दिए, परसों कर दिए, 4 दिन में ये सब खत्म, ऐसा नहीं है। वो लोग लगभग 23 साल तक ये अमेंडमेंट करते रहे और 23 इयर्स के बाद उन सबको एक ऐसा अमेंडमेंट के बाद राइट्स मिला, एक ऐसा पॉइंट्स मिला, एक ऐसा पावर शेयरिंग मॉडल मिला जिससे बेल्जियम और ब्रुसेल्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और यही प्रॉब्लम श्रीलंका में सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए वहां पर सिविल वॉर कंटिन्यूअसली चले आ रहा था, अभी भी चल रहा है। लेकिन यहां पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, पावर शेयर कर दिया गया, सबको इक्वल राइट्स दे दिए गए, इक्वल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए बोल दिया गया, जिनकी वजह से क्या हुआ, चाहे कोई भी तुम लैंग्वेज बोलो, डच बोलो, फ्रेंच बोलो, जर्मन बोलो, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चेंजिंग तो लाए, ठीक है, चेंजिंग तो लाए, तो कैसे चेंजिंग लाए, तो क्या लिखा हुआ है, द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल आर, कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो बेल्जियन मॉडल में आया जिसकी वजह से उन सब का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, कैसे सॉल्व हुआ प्रॉब्लम, तो यहां पर रीजन लिखा हुआ है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स ऑल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मतलब क्या होता है, यूनिलैटरली मतलब क्या हो गया, सिंगल, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उन सबको इक्वल राइट्स नहीं मिलेगा। मतलब आप चाहे डच बोलिए, चाहे फ्रेंच बोलिए, चाहे जर्मन बोलिए, क्या बोलिए, डच, फ्रेंच और जर्मन, जब मिनिस्ट्री बनेगा, क्या बनेगा, मिनिस्ट्री, तो इस कंडीशन में यहां पर हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए इक्वल मिनिस्टर्स बैठाए जाएंगे, नंबर उन सबका सेम रहेगा, ताकि उन सबको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो लोग क्या करेंगे, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ना कि सिर्फ डच का, ना ही सिर्फ फ्रेंच का, ना ही सिर्फ जर्मन का, सबका, ये सबको इक्वल ट्रीट करने लगे। तो पहला प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गया कि जब सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो पावर शेयरिंग तो कर ही दिए, सिविल वॉर होगा ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगा। सेकंड में क्या लिखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट नहीं करेगा। थर्ड में लिखा हुआ है कि ब्रुसेल्स द कैपिटल है सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ये बेल्जियम का बात तो सॉल्व हो गया, लेकिन बात कहां बच गया, ब्रुसेल्स का। तो यहां पर पहले ही बोल दिया कि सारे मिनिस्टर सेम है, तो चाहे आप बेल्जियम में रहिए चाहे ब्रुसेल्स में रहिए, वहां पर क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब चाहे डच बोलने वाले पर्सन हो चाहे फ्रेंच बोलने वाले पर्सन हो, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। उनका परसेंटेज ज्यादा है कम है, किसका पॉपुलेशन ज्यादा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ब्रुसेल्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब बेल्जियम और ब्रुसेल्स में इक्वल राइट्स दे दिए गए सारे लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन को, सबके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री लगा दिया गया और इक्वल राइट्स बना दिए जाने लगे, तो उस कंडीशन में सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। फिर लिखा है कि वहां पर एक तीसरा टाइप का गवर्नमेंट बनाया गया, मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री पे ध्यान देगा, एक स्टेट गवर्नमेंट जो वहां के स्टेट्स पे ध्यान देगा, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब जो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं उनके लिए अलग अलग गवर्नमेंट है, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मिनिस्टर या अपने एरिया के उस कम्युनिटी गवर्नमेंट के मिनिस्टर से बात कीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया, और यही वहां का इनोवेटिव आइडियाज के कैटेगरी में आता है। कि कौन सा इनोवेटिव इंडिया, मतलब कि इनोवेटिव आइडिया बेल्जियम लाया था जिसकी वजह से उनका पावर शेयरिंग मॉडल सक्सेसफुल हुआ। तो कौन सा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट।
इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वर दे लिव, कोई मैटर नहीं करता है कि वो कहां रहते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। दिस गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। ये गवर्नमेंट क्या करता था कि डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले पर्संस के लिए डिसाइड करता था कि उनका कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू सॉल्व कैसे किया जाए। मतलब सारे लैंग्वेज बोलने वालों लोगों का, जो भी लैंग्वेज बोलेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाए। तो इस तरीके से क्या हुआ, बेल्जियम का, ब्रुसेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन श्रीलंका का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो पावर शेयरिंग नहीं किया। यहां पर ये पावर शेयरिंग किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहां तक के टॉपिक्स को कॉपी पे नोट करके समझना है अच्छे से। एग्जाम में ये क्वेश्चंस, जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अब चैप्टर को अगर समझ लीजिएगा तो आंसर लिख लेंगे आराम से, लर्न करने का जरूरत नहीं है। तो इसको आप कॉपी पे नोट कीजिए, समझिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपके साथ इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक के वीडियो पे, जिसमें कुछ बचे हुए पॉइंट्स इसके हैं वो आपको समझाया जाएगा। और फिर इसी चैप्टर का थर्ड टॉपिक आएगा कल, जिसपे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू और बोर्ड एग्जाम के कुछ 2, 3 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो आपको सॉल्व करने हैं और बताने हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।